नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार विषय के अंतर्गत आज हम राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल लोकतंत्र के मुख्य आधार स्तंभ के रूप में एक बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में अपना स्थान रखते हैं। मैकाइवर ने ये माना है कि राजनीतिक दलों के अभाव में ना तो सिद्धांतों की संगठित अभिव्यक्ति हो सकती है और ना नीतियों का उचित विकास ही हो सकता है। साथ ही साथ नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों और मान्य संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है, जिसके द्वारा राजनीतिज्ञ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं या बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ न्यूमैन ये मानते हैं कि राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासन तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है, यानी सरकार का निर्माण करना चाहता है और उनके लिए जन सहमति में भाग लेकर जनता का समर्थन प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है। यानी सरकार के निर्माण की इच्छा से गठित जो राजनीतिक समुदाय है, न्यूमैन और मैकाइवर दोनों ये मानते हैं कि उसे राजनीतिक दल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व और विशेषताओं का हम अध्ययन करें तो सबसे पहली विशेषता राजनीतिक दल की है कि ये संगठन पर आधारित है। राजनीतिक दल संगठित इकाई के रूप में, संगठित एक संरचना के रूप में कार्य करता है। असंगठित या बिखरे हुए दलों के रूप में या बिखरे हुए इकाइयों के रूप में राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं है। राजनीतिक दल पूर्णतः नीति नियमों के आधार पर एक संगठित इकाई के रूप में गठित होता है। दूसरा, राजनीतिक दल में जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इन मूलभूत सिद्धांतों की एकता होती है। अलग अलग प्रकार के विचार वैभिन्न हो सकते हैं, मतों की जो कहना चाहिए राय है वो अलग प्रकार से हो सकती है, लेकिन दल के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर, जिनको घोषणा पत्र में स्थान देकर, जिनको एक उद्घोषणा के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर दल की प्रक्रिया का आधार बनाया गया है, उन मूलभूत सिद्धांतों में एकता होती है। परस्पर विभिन्नता होने के उपरांत भी मूलभूत सिद्धांतों के बारे में दल के सभी सदस्य जो है वो एक राय रखते हैं। मूलभूत सिद्धांतों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती, बल्कि एक रूपता होती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों की एक और आवश्यक तत्व और विशेषता ये है कि राजनीतिक दल जो है वो हमेशा संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य की सिद्धि की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दल असंवैधानिक, गैर वैधानिक या अराजक और अन्य जो कहना चाहिए अस्वीकृत प्रकार के, अमान्य प्रकार के जो साधन हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। राजनीतिक दल हमेशा संवैधानिक साधनों या विधि और प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, कार्य करने के लिए अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आकार में छोटे हैं या बड़े हैं, नवीन है कि प्राचीन है, राजनीतिक दल के रूप में जिस इकाई का गठन होता है उसका आकार और सदस्य संख्या चाहे कितनी भी हो, छोटी हो, कम हो या ज़्यादा हो, प्रत्येक राजनीतिक दल की इच्छा चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के शासन पर प्रभुत्व करना यानी सरकार बनाना होता है। हर राजनीतिक दल सरकार का गठन करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ता है और सरकार के रूप में शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करता है।
ये इच्छा, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा प्रत्येक राजनीतिक दल में समान रूप से उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय हित, देश के राष्ट्रीय हित में वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। ऐसा राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय हित पर कुठाराघात करने वाला हो, राष्ट्रीय हित के विरोध में कार्य करने वाला हो, उसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। तो ये बहुत ही आधारभूत प्रकार की कुछ मान्यताएं राजनीतिक दलों की विशेषता के रूप में देखी जाती हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का लक्ष्य रखता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव लड़के सरकार बनाने की इच्छा से राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, अपने घोषणा पत्र का निर्धारण करता है। हर राजनीतिक दल संगठित इकाई के रूप में काम करता है और दल के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के सदस्यों में किसी भी प्रकार का मत वैभिन्न स्वीकार्य नहीं होता। इस मूलभूत आधार पर निर्मित जो इकाई है उसे हम राजनीतिक दल के रूप में जान सकते हैं। इन राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के यदि आधार का हम अध्ययन करें, या राजनीतिक दलों का आधार कि ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, जिनके कारण से राजनीतिक दल अस्तित्व में आते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारक जो है वो मनोवैज्ञानिक है, मानव स्वभाव की, क्योंकि भिन्नता मानव स्वभाव का एक गुण है। यूनानिमसली सभी मानवीय प्राणी मनोवैज्ञानिक रूप से समान नहीं है, उनमें भिन्नता है। विचारों की भिन्नता के रूप में वो अभिव्यक्त होती है, सिद्धांतों, नीतियों और साधनों की भिन्नता के रूप में वो अभिव्यक्त होती है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक कारक है कि हर व्यक्ति अपनी भिन्नता वाले पक्ष को के विपरीत जो समान कारक हैं उन कारक वाले व्यक्तियों या स्वभाव वाले व्यक्तियों या मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों और विचारों की तरफ प्रेरित होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप वो अपने समान मनोवैज्ञानिक स्टेटस वाले या माइंडसेट वाले समुदाय के साथ सदस्यता ग्रहण करता है। इस प्रकार जितनी भिन्नता होगी उतने ही आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार जैसे मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं, उसी प्रकार से आर्थिक और वैचारिक आधार है। विचारों के आधार पर भिन्नता है, आर्थिक हितों में भिन्नता है। अगर भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी भौगोलिक तत्वों के आधार पर भिन्नता है। तो आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने के लिए, समान संरक्षण प्राप्त करने के लिए भी आर्थिक आधार पर, विचारों के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। इसी प्रकार वातावरण संबंधी प्रभाव भी होता है, जिनके आधार पर कुछ क्षेत्रीय प्रकार के राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। विचारधारा के आधार पर, नेतृत्व क्षमता और कुशलता के आधार पर, इसी प्रकार धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण हो सकता है। हम ये मान सकते हैं कि वे समस्त कारक जो मनुष्य और मनुष्य में किसी प्रकार का भेद, चाहे वैचारिक आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, या मानसिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर हो, नेतृत्व क्षमता और उसकी भिन्नता के आधार पर हो, भौगोलिक आधार पर हो, या विचारधारा के आधार पर हो, सांप्रदायिकता या धर्म के आधार पर हो, ये जितने कारक मानवीय व्यक्तित्व में भिन्नता के आयाम स्थापित करते हैं, ये समस्त कारक राजनीतिक दलों के निर्माण का आधार भी तैयार करते हैं। क्योंकि इन्हीं भिन्नताओं में से एक अपने जो समानता वाले कारक हैं उनसे जोड़ने की एक प्रक्रिया जो है वो व्यक्ति राजनीतिक दल के रूप में पूरी करता है, अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए और अपने हितों के साथ ही उस समुदाय से निकटता और घनिष्ठता बढ़ाने का, सदस्यता प्राप्त करने का, जो उसके समान प्रकार के हितों से प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रक्रिया जो है वो परस्पर एक दूसरे को निकट लाती है और राजनीतिक दलों के रूप में इकाई के निर्माण में साधक बनती है।
राजनीतिक दलों के यदि मुख्य कार्य और उसकी भूमिका का हम निर्धारण करें, उसका अवलोकन करें, तो सबसे पहले राजनीतिक दल जो हैं वे सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। यदि राजनीतिक, जैसा हमने राजनीतिक दलों के अर्थ में देखा, प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और सरकार का निर्माण करना। प्रभुत्व, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा प्रत्येक राजनीतिक दल की होती है। तो प्रत्येक दल अपने उद्देश्यों और साधनों को लेकर एक घोषणा पत्र का निर्धारण करता है और हर घोषणा पत्र में राजनीतिक दल जो हैं वे सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करके उनको प्राप्त और पूरा करने का जो अपना उद्देश्य और प्रारूप है उसका निर्धारण करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। तो सार्वजनिक नीतियों का सार्वजनिक हित और लोक कल्याण की पूर्ति प्राप्ति के लिए निर्धारण करना, उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करना और घोषणात्मक रूप में सार्वजनिक लक्ष्य के प्रति राजनीतिक दल अपने समर्पण को पूरी तरह से दिखाते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक दलों का कार्य है कि यदि उन्हें बहुमत प्राप्त हो जाता है चुनाव में, सरकार का वो गठन कर पाते हैं, तो राजनीतिक दल शासन का संचालन करते हैं। सरकार के रूप में, सरकार के गठन के रूप में शासन का संचालन करना, और यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सरकार का निर्माण करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए, तो फिर विरोधी दल के रूप में, विरोधी के रूप में शासन की आलोचना करना, विरोधी दल की भूमिका निभाना। तो राजनीतिक दल जो है वो शासन पर प्रभुत्व का निर्धारण भी करते हैं, साथ ही साथ शासन को नियंत्रित करने का कार्य विरोधी के रूप में भी संपन्न करते हैं। चुनावी प्रक्रिया के आधार पर ही प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासन का या सरकार का निर्धारण होता है। तो चुनावों का संचालन इस समय, जब तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी, तब तक राजनीतिक दलों की भूमिका शिथिल थी। लेकिन जब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में चुनावी प्रक्रिया अपरिहार्य हो गई, तो ये चुनावी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के बिना संचालित किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं है। तो चुनावी प्रक्रिया का पूरा संचालन राजनीतिक दलों के बूते पर या उनके प्रयासों से ही संपन्न हो सकता है। इन्हीं चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से परिणाम स्वरूप सरकार का गठन होता है, कानून और विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सार्वजनिक हित की पूर्ति का उद्देश्य जो है उसे पूरा करने की कोशिशें प्रारंभ होती हैं, विरोधी के रूप में सरकार पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं, प्रशासकीय और शासनिक प्रक्रियाएं, सरकार की प्रक्रियाएं, उसके निर्माण से लेकर कार्य संचालन तक की प्रक्रिया पूरी तरह से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के संचालन की प्रक्रिया के आधार पर ही निर्धारित होती है। फिर राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं। अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लोकमानस को जागृत करने का, प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। सरकार के रूप में अपनी नीतियों से जनता को कन्विंस करते हैं या उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये उनके लिए एक बेहतर सिद्धांत है या आयाम है। और विरोधी के रूप में दल जो हैं वो सरकार की गलत नीतियों को, जो कि किसी कारण से यदि सार्वजनिक हित की उपेक्षा करने वाली है या उसको एक प्रकार से निरंकुशता की तरफ अग्रसर करने वाली है, तो उनको नियंत्रित करने का या उसके बारे में जनता को जागृत करने का प्रयास विरोधी दल के रूप में किया जाता है। तो राजनीतिक दल जो हैं वो लोकमत का निर्माण करने में एक सहायक, अत्यंत सहायक इकाई के रूप में या माध्यम के रूप में लोक चेतना, जनता की चेतना को जागरूक करने का कहना चाहिए माध्यम या एक जरिया बनते हैं। शासन और जनता के बीच एक सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका भी राजनीतिक दल ही निभाते हैं। जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, सरकार की नीतियां और उसके जो कहना चाहिए क्षमता और स्रोत है उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, नीति निर्माण कानूनी प्रक्रिया में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में काम करता है।
और राजनीतिक दल जो हैं वो ही शासन और जनता के मध्य इस एक प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी राजनीतिक दलों के होते हैं, जिसमें समाज सुधार के लिए या समाज में जागरण के लिए अनेक सामाजिक कार्य भी कानून निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यों का संचालन भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल एक प्रकार से जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण का एक सशक्त माध्यम भी बनते हैं, और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल अपने दल के संगठन से संबंधित दलीय कार्यों को भी संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक, लोकमत से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और दलीय सभी आधारों पर राजनीतिक दल उस संदर्भ और क्षेत्र के संदर्भ में या उस क्षेत्र के निर्धारण के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है उसका संचालन और संपादन करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दल जो हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माने जाते हैं, और इसीलिए लॉर्ड ब्राइस ये कहते हैं कि दल जो हैं वो राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जैसे लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ बना रहता है। तो जनमानस को द्वेलित करने का, उसको संचालित करने का, उसको चेतन करने का कार्य, महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं। और इस अर्थ में राजनीतिक दल जो हैं वो एक बहुत गुणात्मक स्थिति का प्रतिपादन करते हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक दल मानवीय स्वभाव के अनुकूल हैं, लोकतंत्र के संचालन, निर्धारण और संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, शासन को दृढ़ता प्रदान करते हैं, क्रांति या अराजकता के जो कारण हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक रूप में जनता को शिक्षित करने का कार्य करते हैं, शासन की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण सरकार के गठन के रूप में करते हैं, शासनिक अंगों के मध्य समन्वय और सामंजस्य कायम करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास और सुधार का प्रयत्न भी राजनीतिक दल करते हैं। ये राष्ट्रीय एकता के एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में, राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया को आसान बनाकर सरकार की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि ये राजनीतिक दल जनमानस को वैसे ही चेतन और स्वच्छ रखते हैं जैसा कि लहरों के पानी से समुद्र, लहरों की हलचल से समुद्र में चेतना बनी रहती है, या समुद्र की जो स्वच्छता है वो भी निर्धारित होती रहती है। लेकिन राजनीतिक दलों के कुछ दोष भी माने जाते हैं कि ये जहाँ एक तरफ इनमें गुणता का स्तर है, और अगर राजनीतिक दल संकुचित मानसिकता के आधार पर कार्य करते हैं तो ये जनता में द्वेष और कटुता को उत्पन्न करने वाली इकाई के रूप में भी अपनी नकारात्मकता का प्रभाव दिखा सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय हित की तुलना में अपने क्षेत्रीय और अन्य प्रकार के संकुचित हितों को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होती। शासन कार्य में राजनीति का जिस प्रकार से स्वरूप बनता जा रहा है, राजनीतिक दलों की जैसी गतिविधि बनती जा रही है, तो जो श्रेष्ठ और योग्य जन है वे अपने आप को राजनीतिक दलों की और शासन कार्यों के इस पेचीदा और उलझन भरी स्थिति से अपने आप को दूर रखने में ही औचित्य समझते हैं। और अगर ये श्रेष्ठ व्यक्ति राजनीतिक इकाइयों से और राजनीति से दूरी बना लेते हैं तो फिर राजनीतिक दलों की कार्यवाही और उसकी कार्य प्रणाली एक दंगल के समान हो जाती है, जिसमें सकारात्मकता का आसार कम होता है। राजनीतिक शिक्षा के नाम पर कुछ तथ्यों को प्रकट नहीं करना, कुछ तथ्यों को आवश्यकता से अधिक उजागर करने की कोशिश राजनीतिक दलों की राजनीतिक मंशा से प्रभावित होती है। तो जो राजनीतिक शिक्षा का एक गुण
राजनीतिक दलों के संदर्भ में हम देखते हैं तो वास्तव में वो एक भ्रम ही प्रतीत होता है और इस प्रकार की गतिविधियों से सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट आती है, मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है जो अंततः सांस्कृतिक पतन का आधार भी बन सकता है। और राजनीतिक दल जो हैं वो सरकार गठन में यदि सफल रहे तो ठीक है, और अगर सफल नहीं रहे तो वो सरकार को नियंत्रित करने के लिए विरोध की ध्वंसात्मक नीति अपनाते हैं, जिससे लोकतंत्र को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। जनता में विभिन्न आधारों पर जो मतभेद हैं उन मतभेदों को राजनीतिक दल प्रोत्साहन देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो हनन है उसकी प्रक्रिया भी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया में सामने आती है। एक प्रकार के नियंत्रणवादी अधिनायकवाद को प्रोत्साहन देने का कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को राजनीति में भ्रष्टाचार का जो एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है उसका मुख्य कारक राजनीतिक दलों को माना जाता है। समय और धन का अपव्यय होता है। चुनावों में जिस तरह से चुनावी रणनीति का निर्धारण और संचालन किया जा रहा है वो शिक्षाप्रद कम और मूल्यहीन अधिक दिखाई पड़ती है। तो और राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाता है, जिसके कारण से एक नियंत्रणवादी अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक प्रकार का वातावरण बनता है। लेकिन दलीय व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ बातों पे यदि ध्यान दिया जाए तो लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य ये राजनीतिक दल संपन्न कर सकते हैं। जैसे यदि जनता में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो राजनीतिक दलों के जो बरगलाने की या बहकाने की या भ्रम में रखने की जो चेष्टाएं हैं उन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो शिक्षा से जागरूकता उत्पन्न होती है, इसलिए अधिकतम शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आर्थिक एक शिक्षित जन समुदाय को राजनीतिक दल अपने सीमित लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने में सक्षम नहीं होंगे। उचित और अनुचित के बीच भेद करने की क्षमता शिक्षित जनमानस में अधिक समर्थ और सक्षम प्रकार की होती है और इसलिए जनता जितनी ज़्यादा शिक्षित होगी, राजनीतिक दलों के जो पेच है, राजनीतिक दलों की जो उठापटक की, राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार की या अन्य किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधियां उनसे प्रभावित होने की संभावना जनता के लिए कम हो जाती है। और आर्थिक पक्ष यदि ठीक होगा, आर्थिक सुधार लागू किए जाएंगे तो भी राजनीतिक रूप में इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों के संचालन के अवसर राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं होंगे। कई बार सारी चीज़ें ठीक होने के उपरांत भी यदि आर्थिक पक्ष कमजोर है तो राजनीति को मनोनुकूल दिशा में संचालित करने का सामर्थ्य राजनीतिक दलों के पास आ जाता है। प्रलोभन के माध्यम से, लालच के माध्यम से, आर्थिक आधार पर राजनीतिक दल जनता को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम से कम हो और आर्थिक रूप में जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार किया जाए। सहिष्णुता होनी चाहिए। जो विजेता है उसमें धैर्य और सहिष्णुता होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, और जो विरोधी है उसमें भी एक सहिष्णुता होनी चाहिए सत्ता पक्ष को झेलने की। तो ये मानवीय प्रकार के गुण हैं जो राजनीति में उत्पन्न दोषों को सीमित या कम कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के लिए और विरोधी दल दोनों के लिए सहिष्णुता का होना आवश्यक है। इसी प्रकार सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होना चाहिए। भिन्नता जो धार्मिक आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या और बहुत छोटे छोटे आधारों पर, जो क्षेत्रीय आधार पर अगर दलों का गठन होता है तो उनकी जो रीति नीति है उसमें भी इसी प्रकार का एक संकुचित दायरा आने की संभावना होती है। इसलिए सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन या संगठन बनना चाहिए और जहाँ तक संभव हो अनावश्यक और बहुत ज़्यादा संख्यात्मक आधार में बहुत ज़्यादा राजनीतिक दलों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि
यदि व्यवस्थाओं के नज़रिए से देखें तो सफलतम द्विदलीय व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें एक सत्तारूढ़ दल बनता है, दूसरा विरोधी दल बनता है। और बहुत ज़्यादा भ्रम जो है वो राजनीतिक इकाइयों के संबंध में जनता में भी नहीं होता। सिद्धांत और नीतियाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप में दोनों पक्ष अभिव्यक्त करते हैं। तो द्विदलीय व्यवस्था जो है वो अधिक सफल होती है दलीय दोषों को दूर करने में। और इसके अतिरिक्त जनता जो है उनमें एक बुनियादी एकता का होना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय हितों के लिए, अपने राष्ट्रीय समाज के लिए, संविधान के लिए जो बुनियादी एकता है उसका आधार जनता में मजबूत होगा तो राजनीतिक दल अपना मनमाना प्रयोग और मनमानी राजनीति का संचालन नहीं कर पाएंगे। तो एक दलीय व्यवस्था भी लोकतंत्र के नज़रिए से थोड़ी घातक है, क्योंकि यह अधिनायकवादी दिशा की तरफ अग्रसर होती है। बहुदलीय व्यवस्था जो है उसमें भी दलों की अधिकतम संख्या जो है वो निश्चित नहीं होने के कारण अत्यधिक राजनीतिक दल भी राजनीति में अपने अपने आधार पर राजनीति का संचालन करके एक प्रकार का बहुत प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करते हैं, जिससे कि नीतिगत बातें जो हैं वो आधार के रूप में नहीं बल्कि पृष्ठ रूप में चली जाती है। इसलिए द्विदलीय आधार पर यदि सिद्धांतों की राजनीति के आधार पर राजनीतिक दल कार्य करें तो राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी एक अपरिहार्य महत्वपूर्ण स्थिति को प्रतिपादित कर सकते हैं। धन्यवाद।